हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचपीपीजीटी कमीशन के 2016 का जो पेपर था आपका, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। ये कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव हैं जिसमें हमारे पास जो टीजीटी के बैचेस हैं वो हमारे पास लॉन्च हो चुका है। लास्ट बैच जो है 18 दिसंबर, ये 18 दिसंबर को लॉन्च होना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पीजीटी के बैचेस कुछ जो 11 दिसंबर से हमारे पास लॉन्च हो चुके हैं। इसमें कुछ हमारे पास कोर्सेज क्या है, जो जो हमारे पास सब्जेक्ट है, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, पॉल साइंस, फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, तो इनमें आपको किसी ने अगर ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर साइट को विजिट कर सकते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले देखते हैं। द स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का और डायरेक्ट आपको थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पूछा है, जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी स्टेट होती है। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए। अगर हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन के अबाउट अगर हम स्टेट देखते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन के अबाउट, इसमें आपके पास रहेगी ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट। बट अगर हम देख रहे हैं एंटीसिमेट्रिक के अबाउट, इसके अबाउट हमारे पास मिलेगी हमें सिंगलेट स्टेट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इनके वेव फंक्शन भी होते हैं, वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, सिंगलेट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या चीज गिवन है आपको, फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्लाउड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपके पास इनमें से क्या चीज आ सकती है। देखो चार तरह की चीजें यहाँ पे, या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है उसको जीरो कर रहे हैं। ठीक है, n जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको तो हटा दो। किसके लिए, प्रोबेबिलिटी क्लाउड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक अगर रहेगा तो n हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, l हमारे पास जीरो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज जीरो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, पर हमारे पास साथ में कुछ वैल्यूज भी आती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर ms वैल्यू है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी रहेगी, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो इनमें से देखो पहले कंडीशन किसकी होगी, अगर l जीरो होगा तभी हमारे पास ml जीरो होगा, तो इसलिए पहले कौन जीरो होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी जीरो हो सकता है, मे बी जीरो हो सकता है, बट हमारे पास क्या चीज है, पहले आपको इसको जीरो करना पड़ेगा तभी हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो ml वैल्यूज निकलती हैं वो l के अकॉर्डिंग निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द मोशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इफ टू पार्टिकल आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड वेटलेस रॉड ऑफ कांस्टेंट लेंथ, देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। चलो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ना अगर दो पार्टिकल ऐसे हैं, ये पार्टिकल हैं, अगर एक कोई कोऑर्डिनेट इनको ज्वाइन करे हुए, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितनी होती है, 5 होती है, क्योंकि आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है। यहाँ पे आपके पास क्या है, टू पार्टिकल्स हैं या फिर टू आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बोलना है, पार्टिकल ही बोला हुआ है। ठीक है, ये तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। बट अगर आपके साथ यहाँ पे बीच में वर्ड आ रहा है रिजिड, कि रिजिड वेटलेस रोड से कनेक्टेड है, तो उस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होगी। उस केस में हम जो ये आपके पास कनेक्टेड, आपके पास जो कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम नहीं यूज करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगी, 6। ये चीज याद रख लेना, कब होगी, जब हमारे पास क्वेश्चन में रिजिड लिखा हो, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, रिजिड रोड से कनेक्टेड है ना दोनों पार्टिकल, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट यूज नहीं होगा। ठीक है, जो कॉमन कोऑर्डिनेट करते हैं ना, जैसे देखो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, बट एक कोऑर्डिनेट से कनेक्टेड है इसलिए 5 बोल रहा था मैं। ठीक है, बट अगर हमारे पास ये रिजिड से कनेक्टेड है, अगर रिजिड वेटलेस रोड से कनेक्टेड है, उस केस में हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होगी। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, दैट इज 6। इसका 6 आंसर है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी मतलब रेस्ट मास एनर्जी के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होगा। देखो फॉर्मूला किस तरह से, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है इसको। जैसे आपके पास
एम नॉट सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी के लिए है, डिवाइड बाय गामा वैल्यू है एक तरह से ये 1/v²/c² विच विल बी इक्वल टू 2m0 सी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने दूसरी फॉर्म में निकाला हुआ है यहाँ पे, तो ये फॉर्म आपने याद रखनी है। वेट अ मिनट, यहाँ पे आएगा आपके पास 2m0 सी स्क्वायर। अगर कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 1/2 विल बी इक्वल टू √(1 - v²/c²। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या टर्म मिलेगी 1/4 इज इक्वल टू 1 - v²/c²। 1 इधर आएगा तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3/4 बन जाएगा ये। ठीक है, वेट 3/4 नहीं, ये आपके पास -3/4, इधर भी -v²/c²। माइनस से माइनस गया तो आपके पास यहाँ पे v² इज इक्वल टू 3/4 c², और यहाँ पे आपके पास आएगा v इज इक्वल टू √3 c डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ही निकालनी है इसमें, ये पूछा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, √3 c डिवाइड बाय 2। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपने इसको करना था। ठीक है, एक रिलेटिविस्टिक वाला फॉर्म भी आता है, उससे हम इसकी ये वाली एक तरह से एनर्जी निकाल रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स हमारे पास इनमें से कौन सा पार्टिकल एक तरह से एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पार्टिकल एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एट भोपाल। ठीक है, सेकेंड इज अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट भोपाल, द पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द नॉर्थ पोल, द पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहली चीज, जो कोरियोलिस फोर्स होती है उसको कौन करता है एक्सपीरियंस, कोई रेस्ट पे रखा हुआ पार्टिकल। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए में देखो ध्यान से, अ पार्टिकल एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एट भोपाल। जो पार्टिकल रेस्ट पे रखा होगा वही हमारे पास कोरियोलिस फोर्स को एक तरह से एक्सपीरियंस करता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसके लिए कुछ डेटा देख लेते हैं। देखो, कोरियोलिस फोर्स इज गिवन बाय, ये इसकी फॉर्म होती है। ठीक है, -2m ओमेगा क्रॉस v। तो ये आपने कोरियोलिस फोर्स की फॉर्म याद रखनी है। इसमें नीचे लिखा इट इज 0 इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, ये आपके पास 0 होती है अगर रेस्ट पे किसी रिलेटिव टू द रोटेटिंग फ्रेम, अगर रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो हमारे पास है रेस्ट पे, तो वो 0 होती है। ठीक है, और एक्सपीरियंस कब होती है, नॉर्मली जब रेस्ट पे रखा हो। ठीक है, तो इसका आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ क्यूब ऑफ एच एस, एक क्यूब है जिसकी एक एज हमारे पास कितनी है, स्मॉलेस्ट एंड मास कैपिटल एम, इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर। मतलब इस तरह से कुछ है कि हमारे पास एक क्यूब है, पहले मैं क्यूब बना देता हूं एक बार, फिर आपको समझाता हूं क्या चीज आई है यहाँ पे। ये क्यूब है, ठीक है, इसको एक कॉर्नर से लटकाया हुआ है, मतलब ये कोई कॉर्नर है, इससे हमने ऐसे लटकाया हुआ है, तो मतलब थोड़ा टिल्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, वो फिगर में नहीं दिख रहा, तो ऐसा कुछ है। और ये क्या बना रखा है, इसका सिंपल पेंडुलम बना रखा है, मतलब एक छोटा सा क्यूब है जिसको उसकी एक एज से टाई करके उसको एक तरह से ऐसे सिंपल पेंडुलम बनाया हुआ है, जैसे बॉब का करते थे ना। ये सिंपली हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, अब इसमें आपने निकालना है इसका लेंथ निकालना है, मतलब देन दी लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। मतलब सबसे पहले आप टाइम पीरियड ही निकालोगे, बट उसमें जो आपका लेंथ का फैक्टर होता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं, सॉल्यूशन को देखते हैं अभी, ये लो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चीज करना पड़ेगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, उस एज के अबाउट, अगर मतलब एक तरह से उसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस होती है उसके अबाउट अगर हम देखें यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पास हाफ नहीं 1/6 ऑफ ml²। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बट अगर वन ऑफ इट्स एज पे देखना है ना हमने, तो जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है वो एज के अबाउट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ ml² से ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज के अबाउट, ये बनेगा 2/3 ml²। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपका वो L/G वाली फॉर्म नहीं लगती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग ही फॉर्म होती है, ये रहा फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग ही फॉर्म लगती है। तो T इज इक्वल टू 2π √I डिवाइड बाय mgr। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 2/3 ml²।
डिवाइडेड बाय एम जी आर, एम से एम कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2/3 एल स्क्वायर ऊपर नीचे जी आर, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब एक चीज और रह गई यहाँ पे आर, जो आर है यहाँ पे इसकी भी वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। आर की वैल्यू आपने यहाँ यूज करनी है 1/√2। इसको वैल्यू को यूज करोगे लास्ट में आपके पास ये फैक्टर बन रहा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई 2√2 एल डिवाइड बाई 3g। अब इसमें आपके पास जी तो अलग फैक्टर है, सिर्फ आपका काम का फैक्टर क्या है, लेंथ वाला। तो लेंथ वाला फैक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पे 2√2/3। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2√2 आएगा, सॉरी। तो ये फैक्टर हमारे काम का है और यही फैक्टर हमारा आंसर है। तो ये है इक्विवेलेंट लेंथ, जो ये लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट लेंथ हमारे पास क्या है 2√2 डिवाइड बाई 3। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका, सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। एच लेंथ के अबाउट देखना है हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या गिवन है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कंसेप्ट है ये, एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का, इसके 2-3 तरीके हैं करने के, तो पर मैं आपको सिंपली एक ट्रिक से बताऊंगा इसको। एक ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फोर्स क्या गिवन है, ये है हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के आर कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये हमें गिवन है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इन्फिनिटी, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इन्फिनिटी के ऊपर, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी निकालनी है आपने यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे ये वाला, ठीक है। टोटल एनर्जी इस फॉर्मूले से आती है। तो इसमें लास्ट में मेरे पास ये फॉर्म याद रखनी है, ये एक तरह से ट्रिक है, ठीक है। तो इसको आप यूज कर लो, ट्रिक भी नहीं बोल सकते, कंसेप्ट से ही लेके आए हैं। जो आपके पास लास्ट फॉर्मूला है कंसेप्ट से ही आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो एन की वैल्यू कितनी है, इसको कंपेयर करो इस वाले फॉर्मूले से कि हमारे पास ये है। तो आर एन मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, एन की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे एन सॉरी के आर 3 माइनस 1 1/2 3 माइनस 1। तो ये फैक्टर बना। अब इस फैक्टर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस 1/2। इस पहले फैक्टर को मैं ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ, ये है हमारे पास ऐसे 1/2 माइनस ऑफ 1/2। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो बना देंगे ना इसको, तो जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीरो, ठीक है। ये फॉर्म आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके 1-2 तरीके और भी हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा ज्यादा, बट आप इसको ट्रिक को भी याद रख सकते हो। एक ट्रिक और आती है जब उसमें हम चीजें निकालते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो अलग ट्रिक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर विच स्कैटरिंग एंगल फॉर इक्वल मासेस द रिकॉइल पार्टिकल स्कैटरर टेक्स द होल इंसिडेंट एनर्जी। अच्छा, स्कैटरिंग एंगल आपसे पूछा, अगर हम आपके पास क्या है कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये इस पे इंसिडेंट हो रहा है, कुछ हमारे पास ना जैसे कोलिजन में आता है ना उस तरह की चीज है ये फिर हम कॉम्पटन इफेक्ट में भी ये चीज देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और जो हमारे पास यहाँ पे इनके बीच में एंगल होगा ये होगा π/2, ठीक है। ये हमेशा π/2 ही रहता है इनके बीच का एंगल। अगर हमारे पास सारी की सारी एनर्जी कौन लेके जा रहा है, देखो एक तो आपके पास हो गया कि ये तो आपके पास था टारगेट, और ये आपके पास है जो प्रोजेक्टाइल है, जो एक तरह से बॉम्बार्ड कराया गया है। एक पार्टिकल हमारा रिकॉइल करेगा यहाँ पे, ठीक है, और एक स्कैटर, ये स्कैटरर हो गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे है। तो ये हमारे पास है ना इस तरह का फॉर्मेट रहता है। इसमें ना जो आपके पास इनके बीच का एंगल पूछा गया आपसे, ठीक है। इक्वल मास लेके जा रहे हैं फॉर इक्वल मासेस। अगर हमारे पास यहाँ पे मास इक्वली डिवाइड हो रहा है कि ये मास m था, ये हमारे पास m/2 लेके जा रहा है और ये भी हमारे पास m/2 लेके जा रहा है, तो हमारे पास कुछ ये केस बनेगा और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा हमेशा π/2। तो ये 90 डिग्री पे ही होते हैं, ठीक है। तो उसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कॉम्पटन इफेक्ट में कुछ आपको ऐसे ही देखने को मिलता है, कॉम्पटन इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आता है आपका। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ h इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, H, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अगर हमारे पास H कांस्टेंट ऑफ मोशन है, कहां लिखा है ये रहा, अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे P, H जो है, इसको अगर आप सोल्व करोगे, अगर H हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो यहाँ पे आपके पास आएगा P डॉट,
ठीक है, पहली चीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया, बट जो हमारे पास ये चीज है ये किसके साथ आपके पास, ये कुछ इस तरह से रहेगी हमारे पास। अब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी डबल डॉट, डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्म में हम इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इसके ऑप्शन आपको विजिबल है क्या, देखो ये ऑप्शन हमारे पास है पी, ये है पी डबल डॉट, ये हमारे पास है माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ पी डॉट, ये हमारे पास है माइनस ऑफ पी डबल डॉट। तो इसका आंसर जो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पी डबल डॉट। ठीक है, इसको इस तरह ही सोल्व करते हैं हम। ठीक है, जो आपके पास ये है, पहले तो आप इसको देखो कि h कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो p कोमा h, अगर यहाँ पे q कोमा h होता तो यहाँ पे q डॉट आया था। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास ये है तो p डॉट, देन इसको फर्दर h के साथ दोबारा करेंगे तो p डबल डॉट आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास p डबल डॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन किसका था, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या चीज करनी है आपने, देखो इसमें क्या कंडीशन गिवन है आपको, जो x h है तो ये हमें क्या पता लग रहा है इससे, ये क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, ये कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली y को मैच ये भी कम्यूट कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही कम्यूट कर रहे हैं और हमारे पास एक कंबाइंड स्टेट ये गिवन है कि हमने ये निकालना है अब इनका, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ कम्यूट कर रहा है, ये इसके साथ कम्यूट कर रहा है, मतलब ये अलग अलग दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एच एक्स कम्यूट कर रहे हैं, एच वाई कम्यूट कर रहे हैं, तो ये चीज है कि एक्स वाई भी कम्यूट करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका जीरो। जीरो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। मतलब ये अगर अलग अलग कम्यूट कर रहे हैं दोनों, तो ये साथ में भी मतलब कम्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एच के साथ ये डिफरेंटली कम्यूट कर रहे हैं, एच के साथ एक्स भी कम्यूट कर रहा है, वाई भी कम्यूट कर रहा है एच के साथ, तो ये हमारे पास आपस में भी कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड। ठीक है, सबसे पहली चीज तो है हमारे पास कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, वो कौन सी कंडीशन में बताता है, ये बताता है डेल डॉट बी वाली, जो डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, ये कंडीशन हमें बताते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज में क्या है कि अगर हमने बोला है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, इसको मॉडिफाई करके कुछ और चीज आएगी, तो उसमें आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। In electromagnetic wave, the phase difference between electric and magnetic field vector E and B is except in conducting medium। यहाँ पे आपका ना एक तरह से इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड वेक्टर्स हैं उनके बीच में आपका एक तरह से फेज डिफरेंस पूछा गया। नॉर्मली आपके पास कितना होता है, π/2, बट अभी हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग मीडियम के लिए बताना, तो इसका आपका फेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके लिए आपके पास रहता है ऑप्शन नंबर ए जीरो। ठीक है, चलो नॉर्मली आपके पास π/2 होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ प्लेन इंटरफेस एट द ब्रूस्टर एंगल गिव राइज टू द रिफ्लेक्टेड वेव व्हिच इज। इसमें आपके पास क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इंसिडेंट कर रही है प्लेन इंटरफेस पे, ये प्लेन इंटरफेस है, इस पे आपके पास ये प्लेन पोलराइज्ड, ये किस इस तरह की आपके पास लाइट इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला गया इसमें, ब्रूस्टर एंगल गिव्स राइज टू अ रिफ्लेक्टेड वेव, एक यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। ठीक है, ये एंगल इंसिडेंट है, ये आपके पास क्या है, एक तरह से थीटा मान लेते हैं ब्रूस्टर एंगल के टाइप। तो विच इज, तो इसमें आपके पास क्या चीज है, इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको, ये पोलराइज होगी, देखो ये प्लेन पोलराइज है, ये आपके पास पोलराइज रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी यहाँ पे जो ब्रूस्टर एंगल से हमारे पास आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ये इस इंटरफेस के जो इंटरफेस बीच में है आपके पास, इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी। ठीक है, तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पोलराइज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। देखो जो आपके पास ब्रूस्टर एंगल से आपके पास रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ठीक है, और पार्शियली पोलराइज या फिर अनपोलराइज, इसके बारे में तो पूछा ही नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो इसका बनेगा आपका, अगर ब्रूस्टर एंगल से हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमारे पास ये आएगी पोलराइज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, एक यहाँ पे ट्रांसमिटेड वाला केस भी आता है ऐसे। ठीक है,
ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से ट्रांसमिटेड है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा इसमें केस भी गिवन है पूरा, रुको अब इसको ध्यान से यहाँ पे देख लो आप। ये इंसिडेंट वाला हो गया, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड हो गया, ये आपके पास ट्रांसमिटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है ये वाली होती है, थीटा आर प्लस थीटा टी, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90, जैसे मैंने आपको अभी केस कराया था, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास थीटा जो इंसिडेंट है अगर ब्रूस्टर एंगल के इक्वल होता है तो हमारे पास ये क्या है, एक तरह से परपेंडिकुलर टू दी इंटरफेस आएगी, और ये हमारे पास कंप्लीटली पोलराइज्ड भी होती है। अच्छा इसमें एक चीज है कि ये अनपोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड की जगह अगर ऑप्शन होता है आपके पास यहाँ पे कंप्लीटली पोलराइज्ड, तो उसके भी आने के आपके चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रूस्टर एंगल से आपके पास रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे पास ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, ठीक है। तो ये चीज ये भी आपने ध्यान में रखनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर अभी के लिए क्या बन रहा है, अभी के लिए तो डी बन रहा है, ठीक है, अभी के लिए डी बन रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसका बस मैं आपको आंसर मार्क करा देता हूं। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट ऑन दी जेड एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। अच्छा जो सर्कुलर लूप होता है उसकी अगर फॉर्मूला देखें, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं, तो ये हमारे पास आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, ये आएगा ऊपर हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये है सर्कुलर लूप का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें आपका क्या निकालना है, आपने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल निकालना है इसके बाद, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ उसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द पावर रेडिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बाय। ये क्वेश्चन भी कहां से आया आपका, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, ये भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है, पावर रेडिएटेड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसकी जो फॉर्म होती है हमारे पास, फॉर्म आती है ये वाली, ठीक है। अब इसमें देख लो जो आपके पास रिलेशन है पावर का, कितना है, ओमेगा की पावर 4, मतलब जो पावर है वो हमारे पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा टू द पावर 4। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ये फॉर्मूला आपको चेक करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद भी करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। इसमें जो आपके पास पावर रेडिएट गया है ये पॉइंटिंग वेक्टर वाला है, ठीक है। तो दो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं। जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो भी हमारे पास ओमेगा की पावर 4 पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका पॉइंटिंग वेक्टर पूछ लेते तब भी हमारे पास सेम ही बात होती। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ ट्रांसमिशन लाइन हुज कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इज अ प्योर रेजिस्टेंस। इसमें आपके पास ऑप्शन है, मस्ट बी अ लॉसलेस लाइन, must be a distortionless line, may not be a lossless line और may not be a distortionless line। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं कि दो हमारे पास उसके एक तरह से उस तरफ लाई कर रहे हैं, दूसरे हैं हमारे पास उनके अपोजिट लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मे नॉट भी आया हुआ है, यहाँ पे आपके पास मस्ट भी आया है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होती है हमारे पास, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है बेसिकली फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर इंपेडेंस ऑफ सोर्स एंड लोड शुड बी मैच। मतलब जो आपके पास इंपेडेंस है सोर्स का और जो लोड का, ठीक है, जो आउटपुट में मिल रहा है बेसिकली लोड है, जो इनपुट में मिल रहा है बेसिकली ये सोर्स है, जो इनपुट और आउटपुट है उनका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हमारे पास सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल है। इफ इट डजंट मैच देन सिग्नल विल रिफ्लेक्ट बैक, सिग्नल वापिस आ जाएगा। मतलब अगर ये मैच नहीं करेंगे तो सिग्नल वापिस आ जाएगा रिफ्लेक्ट बैक होके, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है फॉर लॉसलेस, लॉसलेस के लिए हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस 0, ये R इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास इंपेडेंस, यहाँ पे आपके पास R बाई जी इज इक्वल टू L बाई सी, ठीक है। ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये डिस्टोर्शन लेस के लिए चीज है कंडीशन ये वाली, ये हमारे पास क्या है लॉसलेस के लिए। अब इसमें ध्यान से देखो, आपके पास ना प्योर रेजिस्टेंस की बात पूछी है, यहाँ कहीं प्योर रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, एल बाई सी का कॉम्बिनेशन के इक्वल जा रहा हो, ठीक है। और एल बाई सी भी नहीं, जी भी आ रहा है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, एल बाई सी और साथ में जी, तो ये हमारे पास ना कॉम्बिनेशन एक तरह से, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल भी प्योर नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो डिस्टोर्शनलेस वाले ऑप्शन जो आपके उनको कट कर दो, ये नहीं आएंगे। अब हमारे पास क्या ये प्योरली रेजिस्टेंस वाला आएगा, नहीं, क्योंकि हमारे पास आर तो यहाँ पे 0 होता है इस कंडीशन में। अगर रेजिस्टेंस को देखो तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, मे नॉट बी अ लॉसलेस लाइन। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हमने इसको करना था, ठीक है। चलो
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी फॉर TE20 मोड फॉर अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ये वेव गाइड है, ये भी हमारे पास किसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे टी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड गिवन है, जिसमें आपके पास mn की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 0 है। ठीक है, आपको लैम्डा सी कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी। कट ऑफ वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला कट ऑफ वेवलेंथ का। तो यहाँ पे लैम्डा सी इज इक्वल टू, अच्छा सी से सी कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे एक स्टेप हमने कम कर दिया, ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से m/a का होल स्क्वायर प्लस m/b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना है, सॉरी n/b आएगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। तो लैम्डा सी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2/a का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास बचेगा 2 डिवाइड बाय 2a, ये a ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे सिंपली a। तो लैम्डा सी जो कट ऑफ वेवलेंथ आएगी वो a के इक्वल आएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, जो आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ बनेगी वो हमारे पास a के इक्वल बनेगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सर्कुलर वेव गाइड विद रेडियस r द डोमिनेंट मोड इज, ये भी क्वेश्चन आपका किससे है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी वेव गाइड सी है। अब सर्कुलर वेव गाइड है यहाँ पे, ठीक है, पहले कौन सा था रेक्टेंगुलर, अब की वर्ष क्या है सर्कुलर है। अच्छा, इसमें डोमिनेंट मोड पूछा हुआ है आपसे। वैसे नॉर्मली क्या होता है, डोमिनेंट मोड आपके पास ना ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक ही होता है, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक आपके पास मोड होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, बट इसमें भी आपके पास कंडीशन किस तरह से गिवन है यहाँ पे, देखो ट्रांसफर मैग्नेटिक 0-1 है, 0-1 इलेक्ट्रिक भी है, देन TM है 1-1 और देन TE ही मोड है आपके पास 1-1। ठीक है, तो जो उसका आपके पास ये वाला मोड है TE11, क्योंकि आपके पास ये इससे बड़ा मोड है, ये 0-1 है, तो ये आपके पास क्या है 1-1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 1-1 मोड हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा, मतलब ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा यहाँ पे। नॉर्मली भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोड होते हैं वही डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक के रेस्पेक्ट में। तो TE मोड जो हमारे पास होगा यहाँ पे, बार बार गलती लिख रहा हूं, रुको, ये हमारे पास है, मैं कहना चाहता हूं ये वाली चीज, ये जो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक 1-1 मोड होता है वो 0-1 से डोमिनेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली तो हमारे पास आंसर क्या आना है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक ही आएगा, पर इसमें भी हमारे पास 2 ट्रांसफर इलेक्ट्रिक हैं, तो इसलिए इनमें से भी चूज करना है। तो जो 1-1 वाला है आपके पास, जिसमें mn वैल्यू 1-1 है, तो वो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या चीज है आपके पास, ये भी क्वेश्चन आपका कहां से आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, जैसे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। ठीक है, इसकी पूरी फुल सॉल्यूशन है, ये रही फुल सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। देखो जो नॉर्मली आपके पास ना सोलोनॉइड होता है, इन्फिनाइट सोलोनॉइड, ठीक है, जैसे B = μ0 Ni आपके पास फॉर्मूला आता है, उसका आपने क्या निकालना है, एक तरह से वेक्टर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे। तो एक मेथड तो आपका ये रहा, ठीक है, दूसरा सिंपल होता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, जैसे हमारे पास इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B = μ0 Ni होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, B = μ0 Ni, और सिर्फ हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है इनकी डायरेक्शन का, तो Z क्रॉस R करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, हाफ μ0 Ni R और साथ में फाई कैप, तो इसमें हाफ μ0 Ni R फाई कैप, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, या फिर आप पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन ये वाली देख सकते हो। ठीक है, आप अगर इंटीग्रेशन करके इसका निकालना है तो ये कुछ तरीका इस तरह से भी होता है, ये पूरा तरीका ये है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास फिजिबल है, मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा आपको सेकंड मेथड। ठीक है, जो आपके पास वेक्टर पोटेंशियल होता है बेसिकली, ये हमारे पास आता है A = हाफ B क्रॉस R। सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, डायरेक्शन आपके पास एक तो है ही यहाँ पे R कैप, एक डायरेक्शन तो आपके पास होगी ना यहाँ पे R वेक्टर की वजह से, तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, डायरेक्शन तीसरी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए, सॉल्यूशन वहां पे है, सॉल्यूशन वहां से आप देख सकते हो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय रिलेशन। वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपके पास
एनर्जी है वो किस फॉर्म में गिवन होती है। देखो जो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये तो आपने देखी भी होगी, जो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होती है ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कौन से वाली है, ये हमारे पास ई एम वाली है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक वाली भी पार्ट आएगा। मैग्नेटिक वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, तो ये हमारे पास आएगा तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पूरी फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट इधर देख लो आप, ये वाली, ठीक है। दी एनर्जी डेंसिटी डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ तो कॉमन ले रखा है दोनों में से, तो बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्म आपने याद करनी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।